Okay. So it's May June 2023 P1 2 multiple choice question है हमारे पास. The year is 2023. The period is 1 to 1 hour 15 minutes है. आज भी पेंसिल इस्तेमाल करनी है. आपके पास चार ऑप्शन दूंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपने ऑप्ट करना है एंड सॉफ्ट पेंसिल से काम करना है, HB पेंसिल से. 40 मार्क्स का क्वेश्चन है. ईच MCQ कैरी 1 मार्क. तो ये डेटा शीट आ गई है आपके पास. And now from here we start our paper. So यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है? Stone sinks in water. What is the possible value for the density of the stone? तो एक बात तो क्लियर है, अगर स्टोन वाटर में सिंक हो रहा है तो स्टोन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए. तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 exponent 3 kgm-3. इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता. सही है. एंड दूसरी चीज हमारे पास जो ऑप्शन बैठ रहा है वो 2 exponent 3 को देखें तो 2 exponent 3 देखें हमारे पास ज्यादा है वाटर की डेंसिटी के मुकाबले में. तो दिस कैन बी आवर आंसर. 8 exponent 3 इज, आई मीन, बहुत ज्यादा डेंसिटी है. और ये इतनी हाई अमाउंट ऑफ डेंसिटी जो है ना, वो नॉर्मली मेटल्स में पाई जाती है. सही है. तो दैट इज वाई हमारे पास ये 8 exponent 3 और 2 exponent 4, दिस इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेंसिटी एंड दैट इज वाई हम इन्हें ऑप्ट नहीं करेंगे. तो ये एस्टिमेशन वाला ही पार्ट है जिसमें हमने बी को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. गीगामीटर, पैरामीटर, माइक्रोमीटर, picometer are the units of length. Which is the largest unit and which is the smallest unit? जी बेटा, आपका इनपुट चाहिए होगा. कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है यहाँ पे? सर टेरा. 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 एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास पिको. कौन? पिको. पिको. तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं? 2 measurements of the for the solid of a sphere are shown. mass given है, diameter given है. सही है. और देखते हैं क्या सिनेरियो बिल्डअप होता है. वैल्यूज ऑफ दीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर. स्फीयर की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सही है. व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी? पहले तो एक काम करें आप. स्फीयर की बात हो रही है ना, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. आर को ब्रेक डाउन करें डायमीटर में. आर हो जाएगा d/2. क्यूब है तो क्यूब लगा दिया. 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 4. सॉरी 8. 2 2 4, 4 2 8. सही है. ये वॉल्यूम आ रही है हमारे पास. ठीक है. ओवरऑल अगर मुझे निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन मास और एक्चुअल मास. अनसर्टेनिटी इन, अच्छा, वॉल्यूम के फॉर्मूला में देखें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, डायमीटर. बाकी 4/3 पाई और 8 ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है. सही है. एंड कांस्टेंट में अनसर्टेनिटी होती नहीं है. वी नो दैट अनसर्टेनिटी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी. अब स्क्वायर क्यूब का फैक्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे कर दिया. एंड दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में लेके जाने के लिए हमने बाहर लिख दिया. तो अनसर्टेनिटी मास इज 0.1. actual mass is 32.5. 3 times uncertainty is this and actual diameter is this. 6.72. 6.72.
Okay. So as for the answer, it's 6.72, which is D. ठीक है बेटा. Now let's move towards question number 4. And question number 4 में हमसे बात हो रही है किस चीज के बारे में? वेक्टर का. सही है. तो वेक्टर्स को जरा गो थ्रू करते हैं, क्या सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है हमारे पास. एयरक्राफ्ट ट्रैवल along a horizontal path. The two forces that act on horizontally on the aircraft are the thrust force of the engine and the force due to winds. सही है. The vector diagram is shown. Which vector diagram represent the resultant horizontal force on the aircraft due to these forces? Is it D? कौन? Is it B? हाँ ना, B नहीं है. अच्छा, B, अब देखें B. यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है. क्या कह रही है बेटा? Sir, I said D, not B. डी. नहीं, डी भी नहीं है. मैं आपको बताता हूँ किस वजह से. तो देखें, मैं यहाँ पे लगाऊंगा पैरेललोग्राम मेथड. ठीक है. और पैरेललोग्राम मेथड लगाने की निशानी कब होती है? क्या होती है? जब आपको दोनों टेल्स या दोनों टिप्स मिले हुए दिखाई दें, तब आप पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करते हैं. अदरवाइज यू अप्लाई टिप टू टेल रूल. तो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम, एक वेक्टर के सामने उसका पैरेलल वेक्टर बना दिया एंड दूसरे वेक्टर के सामने उसका पैरेलल वेक्टर बना दिया. सही है. ये देखो. एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है? रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ टेल्स एंड एंड दैट बोथ टिप्स. ये देखो, ये रिजल्टेंट है हमारा. तो रिजल्टेंट दोनों टेल से शुरू होता है और दोनों टिप्स पे खत्म होता है. ठीक है. अब उसने पूछा है विच वेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. और अगर वो मुझसे रिजल्टेंट पूछ रहा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें सी सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई दे रहा है. सही है. दैट इज व्हाई वी विल राइट सी एज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. Yes, sir. चलो. नाउ वी आर हियर एट क्वेश्चन नंबर 5. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, देखते हैं जरा. ओके. चलो. So a ball travels from point X to Y around a semicircular track at a radius of 1 meter. Semicircular track दिखाया हुआ है, radius दिखाया हुआ है 1 meter. What is the displacement of the ball from X to Y? Okay. X to Y displacement क्या होगी? सही है. अब डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. यानी दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय एंडिंग पॉइंट, यानी डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी. सही है. एंड ये डायरेक्शन क्या आ रही है? साउथ. का मतलब आवर आंसर इज इधर बी और सी. ठीक है. दिस इज माय फाइनल आंसर. अच्छा, अब देखो ये फाइनल आंसर जो है ये किस तरीके से आ रहा है हमारे पास. तो बेटा अगर मैं ये सर्कल कंप्लीट कर दूं, तो ये क्या है? रेडियस. ठीक है. और ये क्या है बेटा? जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डायमीटर. डायमीटर. तो अगर रेडियस 1 मीटर है तो डायमीटर क्या होगा? 2 मीटर. 2 2 meter. मीटर सर. That is how these are correct answer. Now we have the next question that is related to kinematics. And ये हमें स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है.
लेट्स सी क्या डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। A rock is launched vertically upward from the surface of the earth. An identical rock is launched vertically upward on the surface of Mars. Each rock is launched with an initial velocity of 12 मीटर पर सेकंड। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहे हैं each rock reaches maximum height above the surface before returning back down the surface. The velocity time graph for each rock is shown. In both cases, air resistance is negligible. What is the difference in the maximum height of these two rocks? तो इन रॉक्स की मैक्सिमम हाइट में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा अब देखो, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? 0 sir. 0. 0। ठीक है, तो देखें ये पहला जो हमारे पास अर्थ पे जो स्टोन है उसका सिनेरियो हमारे पास ये है। ये मैक्सिमम हाइट वाला, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, डिस्टेंस निकालना, यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। सही है, तो अब देखें यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब एट दिस पॉइंट मैक्सिमम हाइट अटेन हो गई है। ठीक है, तो ये स्टोन के ऊपर जाने का प्रोसेस है और ये स्टोन के नीचे आने का प्रोसेस है। सही है, तो आप नीचे वाला पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने ऊपर वाला कंसीडर कर लिया। सही है, सिमिलरली अब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे सिनेरियो में, तो जो ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स स्टोन है बेटा, उसका क्या सिनेरियो होगा? वो ये हमारे पास सिनेरियो कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ तो अर्थ पे जो डिस्टेंस, जो हाइट अचीव हुई है, हाइट ऑन अर्थ, तो क्या होगी? हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट। बेस लेंथ कितनी है बेटा अर्थ पे? ये है बेस लेंथ। ठीक है, विच इज 1.2 और हाइट कितनी है? 12। इट्स 7.2. 7.2। Now we talk about the height covered on Mars. Again, it's half base into the height. यहाँ पर बेस हमारे पास कितनी है? 3.2 और हाइट वही है 12। 19.2. 19.2। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहें हम, 19.2 माइनस 17.2 क्या बनेगा बेटा? 12. Sir, it's 7.2. 7.2, सॉरी 12। That is how this is our answer। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। चलो, which statement about mass of an object is correct? ठीक है, तो द फोर्स द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, नहीं बेटा मास फोर्स नहीं होता। देन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो। द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन या इनर्शिया की बात हो रही है, हो सकता है। आगे देखते हैं, द वेट, नो। सी आंसर। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। A submarine of total mass 3,200 kg is at rest underwater. सही है। अंडर वाटर हमारे पास सबमरीन जो है वो रेस्ट में है। Now, the total mass of the submarine suddenly decreased by 200. Mass, जो total mass है, it is decreased by 200 kg. By pumping water out of the submarine in a negligible time. बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास सबमरीन के अंदर जो पानी मौजूद था वो पानी पंप आउट करके बाहर निकाल दिया है। The thrust acting of the submarine as unchanged, और जो thrust था सबमरीन जो एक्सपीरियंस कर रही थी वो अनचेंज है। We know it very well, वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, अब thrust हमारे पास अपवर्ड एक्ट करता है। The total change in weight, total weight of the submarine causes it to accelerate vertically upward, and there the force जो कि हमारे पास vertically upward act कर रही है। सही है। What is the initial upward acceleration of submarine? सबमरीन की जो इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगी अपथ्रस्ट माइनस वेट। वाई अपथ्रस्ट माइनस वेट, वेट माइनस अपथ्रस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यानी बिगर फोर्स अपथ्रस्ट है। सही है। एक्सेलरेशन मांग रहे हैं तो एम ए इक्व टू यू माइनस डब्ल्यू किया, और ये क्या हो जाएगा, यू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। सही है। अच्छा जी, अब रही बात हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू। यू किसके बराबर होगा हमारे पास, टोटल मास गिवन है और सर मास तो फिर 3000 kg हो गया ना। 3,200 लेके चलेंगे, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे पास क्या बोलता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सही है। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना हमारे पास सबमरीन का वेट होगा उतने ही वेट ऑफ द लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगी। सही है। तो ऊपर मैंने अपथ्रस्ट की वैल्यू निकाल दी है, यहाँ पे अपथ्रस्ट हम निकाल देंगे 3,200 मल्टीप्लाई बाय 9.81। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू हमारे पास, सर वैसे तो इधर लिखा हुआ है ना कि सबमरीन इस का मास जो है सडनली डिक्रीज बाय 200 kg है। वो अभी उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा सर। मतलब अपथ्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने, उसने ये भी बोला है ना अपथ्रस्ट रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज व्हाई हमने पहले अपथ्रस्ट निकाल लिया। जी सर। तो अब वेट की बात करते हैं। वेट के लिए अब हम जो अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, 200 kg मास डिक्रीज हो गया है, तो अब हम ये वाला सिनेरियो फॉलो करेंगे। तो 29430, ये बराबर हो जाएगा 31932 माइनस 29430 डिवाइडेड बाय मास। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, और द वैल्यू ऑफ मास जो कि फाइनल हमारे पास सबमरीन का मास है अपना, वो हम पुट करेंगे। सही है बेटा। तो 31392 माइनस 29430, 0.654। तो ये हमारे पास अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सबमरीन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। Sir, why didn't we use the volume and upthrust? We don't know anything about um, the dimensions. That is why. Okay, sir. Sir, dimension means
डायमेंशन मतलब ना तुम्हें वॉल्यूम हाइट पता है, अब तुम्हारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ भी नहीं पता। यस असद। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा था थोड़ा सा आज मैं बिजी था, तो आप ये जो रिकॉर्डिंग है अपलोड कर देंगे आज आप? मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा इंशाल्लाह, लाइव। इंशाल्लाह। सही। और आपकी अब शेड्यूल क्या होगा क्लासेस का? रोज होंगी? यार रोज तो नहीं होंगी, मतलब आज और कल हम एक परसों क्लास हुई थी, एक आज क्लास हुई है, ठीक है। जी जी, परसों वाले दिन ली थी और मैंने। जी, और मैं स्केड्यूल एक बना कर देता हूँ इंशाल्लाह रात में। सही है सर। बस अब जो वो पेपर हुआ करें ना, वो भी आप सुबह बता दिया करें, ताकि पहले से अगर हम सॉल्व मतलब कर लें ना फिर। देखिए, हमारे टारगेट क्या है पूरा 2023, मतलब 1112, ठीक है, आज 12 हो रहा है, फिर अक्टूबर नवंबर 11, अक्टूबर नवंबर 12, सही है। एंड उसके अलावा मैं आपको फरवरी मार्च 2024 अगर मिल जाता है या होगा मेरे पास, मैं देखूंगा, सही है। और फरवरी मार्च 2023। सही है सर, थैंक यू। अब मतलब अक्टूबर नवंबर कराएंगे ना, 1-1 इसके जी, बाद? सही है सर, थैंक यू। ओके। बॉक्स स्लाइड्स in air with increasing speed down the rough slope at from point P to Q. Okay, the slope surface exerts a constant frictional force on the box. As the box moves from P to Q, there are changes to the magnitude of the acceleration and the total resistive force acting on it. How the row describes the changes? किस तरीके से रो हमारे पास चेंजेस को डिस्क्राइब करेगा? ओके, सो हमारे पास सिनेरियो बेटा क्या होगा? बॉक्स स्लाइड्स इंक्रीजिंग स्पीड डाउन द रफ स्लोप। ये तो बहुत आसान काम हो गया। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्सेस भी बढ़ती है, सुती सही है। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा, एंड जब रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। जब रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कम होगी। दैट इज हाउ हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यार यहाँ पे तो अच्छा खासा जो है ना मौसम गुस्सा कर रहा है, टाइट वाला। हालांकि फैन चल रहा है लेकिन बहुत गर्मी है। आप लोगों की तरफ क्या सिनेरियो है? सुना है मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है। Sir, where I live, the temperature is like 25 degrees. ओह वाओ, लकी यू। सर अभी तो यानी 31 डिग्रीज है बाहर इधर इस्लामाबाद में, लेकिन आगे जो है ना ये 47 के करीब करीब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत Sir, स्पेशली in मेरा Sakkar there मैं is 52 degrees. हाँ In Sakkar there is 52 degrees. हाँ हाँ, अभी मैं इंटीरियर सिंह से आया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे टेम्परेचर 55 डिग्री तो देखा है। अच्छा, the two balls x and y approach each other along the same straight line and collide. The collision is perfectly elastic. Okay,
तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मुझे यहाँ पे लग रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, सही है। तो दो बॉडीज है, इसको मैंने बोला U1, इसको मैंने बोला U2। ये हो गया हमारे पास V1, तो ये हो गया V2। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2 बराबर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1। ठीक है, ये तो जनरल डेफिनेशन हम आई मीन हमारे पास एक्सप्रेशन हो गई। बट इफ यू लुक क्लोजली, U2 हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना होगा, सही है। एंड यहाँ पर जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये हमने टूवर्ड्स राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो टूवर्ड्स लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव ली है, तो V1 के साथ आएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो U1 क्या है, UX माइनस माइनस प्लस हो गया, U2 क्या है, UY इक्वल्स टू V2 क्या है, VY माइनस माइनस प्लस हो गया, V1 क्या है, VX, सही है। एंड दिस इज आवर आंसर, चूंकि फुलफिल हो रहा है A। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 11, rod is pivoted at point O, this is our point of pivot। okay, चलो। Force F is applied to the rod at point W as shown. What is the moment of the force at about point O? अच्छा जी, अब एक काम करो जरा, फोर्स को जो है ना, उसके या डिस्टेंस को अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर, जो हमारे पास मोमेंट की डेफिनेशन है ना, वो क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा हमारे पास फोर्स तो ये रही, जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब कौन सा डिस्टेंस है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, OX तो नहीं बना रहा, ठीक है। सिमिलरली XW भी नहीं बता रहा, OY ठीक है, बना रहे हैं सर। WY भी नहीं बता रहा, OY बना रहा, सही है। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, F इंटू OY। तो फोर्स शुड बी मेकिंग 90 डिग्री ऑन द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करें, आपको मोमेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। चलो, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू मोमेंट्स हमारे पास आ रहा है। ओके, तो देखें सवाल क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रॉड XY। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है, और वेट 10 न्यूटन, इज फ्रीली हिंज्ड एट पॉइंट X, ये हमारा पिवट है। It's held horizontal by force F acting against Y at an angle of 30 degrees to the horizontal. Okay, what is the value of F? F की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये बताना है। Okay, so if we want to find out the value of F, तो F की वैल्यू निकालने के लिए what we will do, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, F को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो एक F का कंपोनेंट हो गया ये, एक F का कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो F cos 30, और ये हो जाएगा F sin 30। और देखो ये F cos 30 डायरेक्ट पिवट पे लग रहा है, और पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाती है। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ टू फोर्सेस, एक ये फोर्स है जो कि क्या करवा रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रही है, और एक ये फोर्स है जो क्या करवा रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, सही है। तो विल अप्लाई द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हेल्ड हुआ हुआ है, रुका हुआ है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
क्लॉकवाइज मूवमेंट की फोर्स है 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, वी डोंट नो द डिस्टेंस, लेकिन मैं हाफ ऑफ एक्स वाई लिख दूंगा, ठीक है। पूरा एक्स वाई है तो ये हाफ ऑफ एक्स वाई है क्योंकि इसने यूनिफॉर्म रॉड बोला है। सिमिलरली इसकी फोर्स है एफ साइन 30 और ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, पूरा एक्स वाई, सही है। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया एंड साइन 30 आई थिंक 0.5 होता है। Yes. तो क्या बचा हमारे पास बेटा, 10.5, 1/2 को 0.5 लिख दिया और साइन 30 भी 0.5 आ गया, ये नीचे आके डिवाइड हो गया। वन सेकेंड 0.5 से 0.5 कटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 मीटर। सही है बेटा। Sir, how did you get half x1? बेटा वो इस तरीके से कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना वेट, क्योंकि इसने यूनिफॉर्म रॉड बोला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा, तो इट्स हाफ ऑफ एक्स वाई। Okay, thank you, sir. चलो, टू साइड्स, two cubes x and y, two cubes of sides that, sorry, two solid cubes x and y are made up of material of same density. Okay, cube x has twice the mass of cube y. Cube x has the sides of length x and cube y has the sides of length y. What is the ratio of x over y? Okay, so बेटा हमारे पास सेम मटेरियल बोला है, अगर सेम मटेरियल बोला है तो दोनों की डेंसिटी बराबर होगी, यानी डेंसिटी ऑफ एक्स बराबर होगी डेंसिटी ऑफ वाई, सही है। तो मास ऑफ एक्स ओवर वॉल्यूम क्या होगी बेटा, एक्स क्यूब, मास ऑफ वाई ओवर वॉल्यूम क्या होगी, वाई क्यूब। अच्छा क्या बोला है, क्यूब एक्स हैज ट्वाइस मास देन क्यूब वाई, तो अब मैं क्यूब वाई के मास को सिंपल एम कह रहा हूँ, सही है। और क्यूब एक्स का हमारे पास मास क्या है, 2 टाइम्स मास ऑफ क्यूब वाई, ठीक है। देखो मैथ से मैथ तो कैंसिल आउट हो गया, सही है। इसका मतलब वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 2/x³ इक्वल्स टू 1/y³। उसे x ओवर y चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसे ही रहा, x³ ओवर y³ कर दिया और दोनों का क्यूब रूट हटाने के लिए, क्यूब हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दिया, सही है। तो x ओवर y किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ, 1.26. सॉरी क्यूब रूट ऑफ, दैट इज 1.259, जो कि 1.26 के बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। U-shaped tube contains liquid of density 2000 kilogram per meter cube. What is the difference in pressure due to liquid between levels P and Q? तो difference of pressure निकालने के लिए we need to see the difference of depth, और कितना आ रहा है बेटा, 4 सेंटीमीटर आता है, सही है। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालने के लिए रो जी डिफरेंस ऑफ डेप्थ। प्रेशर है हमारे पास, सॉरी डेंसिटी हमारे पास 2000, ग्रेविटी है 9.81 एंड हमारे पास डिफरेंस ऑफ डेप्थ है 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि सबका ऐसा यूनिट है पास्कल्स,
784.8. That is equal to 780. ठीक है. चलो. Steam turbine is used to drive generator. Input power to the turbine is Pi and the output power is Po. Power loss in the turbine is PL. What is the efficiency? बेटा efficiency का फॉर्मूला क्या होता है? Power output over power input. सही है. तो power output हमारे पास क्या है? PO over PI. तो PO over PI is B. चल आगे बढ़ते हैं. A variable force is applied to ensure that the constant power supplied to the train. Variable force apply की जा रही है ताकि constant power train को मिलती रहे. Which graph shows the best variation of force F applied with the velocity v of the train? तो velocity v of the train के साथ हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है? So constant power है ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा? फोर्स इंटू वेलोसिटी. एक पावर का फॉर्मूला ये भी है. सही है. तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? P अपॉन बी. प्रोवाइडेड दैट फोर्स पावर कांस्टेंट है, तो फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्स का रिलेशनशिप. सही है. और इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ हमेशा कैसा होता है बेटा? ए जैसा. हाइपरबोला. Now, block is released from rest and slides down distance x down the straight slope. The slope is at an angle theta to the horizontal. Slope is frictionless and air resistance is negligible. The acceleration of free fall is g, which expression gives the final speed of the block. Okay. In order to find out the final speed of the block, हमें क्या करना होगा बेटा? हमने ब्लॉक का वेट यहाँ पे डिस्कस करना होगा. और ब्लॉक के वेट को अलोंग द सरफेस ब्रेक जो है वो ब्रेक डाउन करना होगा. सही है. चलो देखते हैं. तो ये हमारे पास ब्लॉक का वेट है. सही है. जिसे मैं mg कह रहा हूँ. इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे. एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा. सही है. सो ये माइनर एंगल है और ये वाला भी माइनर एंगल है. तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा. सही है. यानी हमारे पास यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन तो जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो हमारे पास एक ही फोर्स लग रही है. वो क्या है बेटा? mg sin थीटा. तो देखें हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं. हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स है mg sin थीटा. रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है? m. तो m से m कट जाएगा. तो ये बराबर हो गया g sin थीटा. सही है. ये एक्सेलरेशन तो मिल गई हमें. अब दूसरी बात जो हमें पता करनी है वो बोला फाइनल स्पीड. और इनिशियल स्पीड क्या है? 0. ठीक है. डिस्टेंस हमें पता है x. इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, फाइनल स्पीड निकालनी है और एक्सेलरेशन भी पता है. तो सबसे बेस्ट है हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन. तो 2as v स्क्वायर, u हमारे पास 0 है. तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट सॉरी v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2as स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देंगे. v हो गया अंडर रूट 2 a है d sin थीटा और s की वैल्यू क्या है? x. तो अंडर रूट 2 gx
साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इक्वल्स टू के ही होता है, तो के क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ई, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। ठीक है, child holds a thin metal wire attached to a kite. The graph shows how the extension of the wire varies with tension. The gust of wind increases the tension from 100 to 150 Newton. Calculate the change in elastic potential energy caused by the wire. So change in elastic potential energy, हमारे पास टेंशन है और एक्सटेंशन है, यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एफ एक्स वन। तो हाफ एफ हमारे पास 100 है और 100 पे एक्सटेंशन कितनी है, 0.3 मिलीमीटर। तो बेटा क्या आंसर आएगा, ये पहली वाली इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0.5 100 0.3 एक्स माइनस 0.015। सर फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा ना? जी बेटा, अब दूसरी एनर्जी निकालेंगे हम, जिसमें आप एफ की वैल्यू 100 के बजाय 150 रखेंगे। और ये 0.03375। नाउ पॉइंट 01875। यानी it can be written as 18.75 मिलीजूल। 18.75 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे बेटा, 19 मिलीजूल। ठीक है, microphone detects a sound. Microphone connected to oscilloscope. The shape of the screen of CRO is shown. Which property of the sound can be determined by using only measurement of a horizontal distance on the screen and the value of a control setting of the CRO. हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। frequency. Half of the paper is being done. Now let's move ahead. Longitudinal wave is traveling from left to right. Okay. लेफ्ट टू राइट जा रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास। The graph shows the variation of the displacement of the particles with distance along the wave at one instant. The displacement to the right are positive and displacement to the left are negative. ठीक है, which label point represent compression। अच्छा, क्या कह रहे हैं बेटा हमसे, द डिस्प्लेसमेंट टू द राइट आर पॉजिटिव। राइट की तरफ की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है एंड लेफ्ट वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। सही है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है,
ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला जो पार्ट है उसके अंदर पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे उनकी वाइब्रेशन हमें इस तरह शो करेंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। याद है हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स को इस तरह मूव करवाते हैं, तो ये पार्टिकल इस तरह जा रहे हैं, सही है। इस वाले पार्ट में पार्टिकल इस तरह जाएंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो टूवर्ड्स राइट है, सही है। एंड जो नेगेटिव वाला पार्ट है दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट। अब मेरे हाथों की मूवमेंट को देखो और बताओ, ये कंप्रेशन है ये वाला, या ये कंप्रेशन, वन ये और कंप्रेशन टू, 2 सर। या वन और टू दूसरा। दूसरे में क्या हो रहा है, दोनों रीजन्स एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। उसने पूछा है विच पार्ट इज कंप्रेशन, वो रीजन जहाँ पे दोनों रीजन दोनों एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, दिस इज आर कंप्रेशन। B. जी सर लास्ट एमसीक्यू समझा देना, वो सिग्नल्स थोड़े से वीक है मेरे पास। सिग्नल वीक है, क्यों भाई सिग्नल क्यों वीक है तुम्हारे? मुंह को उड़ा दे रहे। बेटा लास्ट एमसीक्यू में हमने ये बात की है, उसने बोला है डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ जो होंगी तो कब होंगी, पॉजिटिव पे होगी। तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। एंड बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जो लेफ्ट की तरफ है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला लेफ्ट की तरफ कर दिया। अब कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। देखो यहाँ पे ये इधर यू आ रहे हैं, ये इधर यू आ रहे हैं, तो ये वाला रीजन कंप्रेशन होगा, सही है। ओके सर, चलो थैंक यू सर। वेलकम। चलो साउंड X is emitted by source emit sorry a source X emit sound wave of constant frequency. Wave is subsequently received at the stationary detector at Y. Right. The frequency of the wave that is detected by Y is less than F. What could be the reason for this? भाई सोर्स ने साउंड एमिट की है जिसकी फ्रीक्वेंसी है F, ठीक है, और वेव हमारे पास रिसीव हो रही है डिटेक्टर वाई पे, स्टेशनरी है डिटेक्टर हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है। फ्रीक्वेंसी लेस कैसे होगी बेटा, जब सोर्स हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, सही है। तो एक्स इज मूविंग अवे फ्रॉम वाई, सिंपल सा जवाब, डॉपलर इफेक्ट। अच्छा जी, बीम ऑफ विजिबल लाइट इन वैक्यूम, व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सही है। तो अगर मैं लाइट का तुम्हें वेवलेंथ बताऊं तो लाइट के वेवलेंथ का हम लोगों ने क्या स्पेक्ट्रम पढ़ा है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये रेड होता है, ये वॉयलेट होता है, सही है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एक कलर की, लेट से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वॉयलेट की, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्पीड ये होती है, और लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 एक्सपोनेंट माइनस 9। मेरा आंसर आ रहा है एक्सपोनेंट 7.5 इंटू 10⁻14, सही है। एंड 10⁻14 में हमारे पास एक ही आंसर है, दैट इज डी। अच्छा अगर आप
700 नैनोमीटर से लेके चलते तब भी एक्सपोनेंट 14 ही आंसर आता। सही है। क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्या कह रहे हैं बेटा? वर्टिकली पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन पोलराइजिंग फिल्टर। ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर एट 45 degrees to the vertical. ठीक है। The beam of light transmitted by this filter and then incident normally on the second filter. यानी अब second filter पे आके हमारी beam टकरा रही है। The transmission axis of the second filter is horizontal. What is the intensity of the beam of light incident after the transmission through the second filter? Second filter से जब लाइट निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से डिस्कस करूँ कि यहाँ की इंटेंसिटी को मैं I1 कह दूँ, यहाँ की इंटेंसिटी को I2 कह दूँ और फॉर्मूला अप्लाई करूँ मैलस लॉ। ठीक है। I1 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 45। cos 45 हमारे पास जो भी आएगा उसका स्क्वायर आ रहा है 1/2। I1 इक्वल टू 0.5 I0 बच रहा है। सही है। I1 बराबर हो रहा है 0.5 I0 के बाद बराबर। अब दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। I2 किसके बराबर हो जाएगा? I2 हमारे पास हो जाएगा I0 और यहाँ पे हमारे पास बेटा एंगल क्या होगा हमारे पास? इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में जो एंगल आ रहा है वो अगेन 45 डिग्री आ रहा है। सही है। तो cos स्क्वायर 45 I2 ऐसे ही रहा। अच्छा ऊपर से हम क्या करेंगे बेटा? I0 इसके बराबर हो जाएगा I1 अपॉन 0.5। सही है। तो यहाँ पे I0 की वैल्यू लिखी I1 अपॉन 0.5 और यहाँ पे cos स्क्वायर cos 45 ये 0.5 आ रहा है। बल्कि एक मिनट रुको, यहाँ पे I1 आना चाहिए। सॉरी, क्योंकि इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इसकी I1 है। 0.5 I0 और यहाँ पे आ गया अगेन 0.5। तो I2 किसके बराबर हो गया? 0.5 0.5 0.25 I0। I can also write this as 1/4 I0। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा आंसर बन रहा है बी। सही है। तो इस वाले पार्ट का हमारे पास डिस्कशन हो गया ये, एंड इस वाले पार्ट का हमारे पास डिस्कशन हो गया ये। चलो, stationary wave is formed by two progressive waves traveling in opposite direction along the same horizontal line. Which statement about the two progressive waves is not correct? कौन सा स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में करेक्ट नहीं होगा? सही है। They must have a constant phase difference. Not correct. Constant phase difference. Okay. They must have the same frequency. ये तो correct है। They must have the same wavelength. correct है। They must travel in same speed. ये भी correct है। Not correct ये वाला है। सही है। They must have a constant phase difference.
तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड में सेम फ्रीक्वेंसी से सेम एम्पलीट्यूड से ट्रैवल करने वाली वेव्स आपस में जब ओवरलैप होती हैं तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। Sound from the loudspeaker is placed above the tube, causes resonance of the air in the tube. Stationary wave is formed between the node and between two nodes and two antinodes. तो अगर मैं nodes की बात करूं तो these are the nodes 1 2 and अगर हम बात करते हैं antinodes की तो these are the antinodes 1 and 2। सही है। The height of the tube is 60 centimeters। बेटा ये हमारे पास बात हो रही है क्लोज पाइप की। सही है। स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। तो क्लोज पाइप में हमारे पास पहला तो ये होता है। सही है। ठीक है। और पहले में हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है उसमें हमारे पास F1 होता है V/4L। ठीक है। लैम्डा 1 होता है 4L/1। ठीक है। इसी तरीके से अब जो इस सेकंड थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक में F3 क्या होगा हमारे पास 3F1। तो 3 ऐसे ही रहा। सही है। F1 क्या हो जाएगा V/4L। तो 3 मल्टीप्लाई बाय V कितना है 3 तो 40 4 और L कितना है 60 यानी सेंटीमीटर में 0.6 हो जाएगा। चार सौ पच्चीस जो कि 430 के बराबर हो जाएगा। एंड दैट इज आवर ए हमारा आंसर। सर लेकिन टू लूज बन रहे हैं ना। बेटा नहीं, क्लोज पाइप में हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ, मतलब क्लोज पाइप में हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक पास थ्रू अ gap in a barrier and defect. The width of the gap is greater than the width of the wavelength. Okay, मतलब हमारे पास सिनेरियो क्या है, गैप विड्थ ज्यादा है वेवलेंथ के मुकाबले में। ठीक है। तो वेवलेंथ हमारे पास कम है और जो गैप विड्थ है वो ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, डिफ्रैक्शन कम होती है और प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। सही है। Which change causes the wave to spread over a large angle as passes through the gap? बेटा इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, इसकी कंडीशन हमारे पास जब वेवलेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गैप विड्थ तो डिफ्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होती है और सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती है। सही है। तो हमें किसी ना किसी तरह या तो वेवलेंथ बढ़ानी होगी या फिर विड्थ, जो गैप विड्थ है उसे कम करना होगा। सही है। तो क्या सिनेरियो हो सकता है बेटा, स्मॉल डिक्रीज इन वेवलेंथ, नहीं वेवलेंथ तो बढ़ानी है हमें, स्मॉल डिक्रीज इन विड्थ ऑफ द गैप, यस गैप विड्थ डिक्रीज करनी होगी। स्मॉल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ और मजीद कम होगा यानी ऊपर वाली बात होगी। स्मॉल इंक्रीज इन हाइट ऑफ द बैरियर, हाइट ऑफ द बैरियर से तो डी बढ़ेगा और मजीद नो, तो बी आंसर है बेटा। So this was MCQ number 27. चलो आगे बढ़ते हैं। Diagram shows view from above. The double slit interference demonstration. L is monochromatic light यानी single color light है।
source with vertical filament, ठीक है. B is a barrier, ये B barrier है हमारे पास. With two narrow vertical slits, and S is a screen upon which interference fringes are formed, ठीक है. Intensity I at point P of the screen. Intensity is I at point P, at point on the screen where the center of the fringes are formed. Okay, center of the fringes कहाँ पे form हो रहे होंगे बेटा? यहाँ से एक लाइट यूं आ रही होगी और यहाँ से एक लाइट यूं आ रही होगी. यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी आई फॉर्म हो रही होगी. When one of the slit is covered, what is the intensity at the same point on the screen? क्या इंटेंसिटी होगी सेम पॉइंट पे अगर हमारे पास वन ऑफ द स्क्रीन कवर, वन ऑफ द स्लिट कवर हो जाती है? ओके, सही. बेटा देखें, अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी? सर Constructive. कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड है ए, तो यहाँ पे क्या होगा? 2a. सही है, वी नो दिस, ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो दिस. पहली कंडीशन मुझे क्या मिल गई बेटा? ये देखें, दोनों के सिचुएशन के बराबर कर दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी आई है और एम्पलीट्यूड है 2 है, बराबर है. हमें इंटेंसिटी निकालनी है नई वाली, और एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ जब एक A. सिंगल ए सर. खत्म हो जाएगी, इसको बंद कर देंगे तो एम्पलीट्यूड सिर्फ ए पहुंचेगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास आई अपॉन 4a² इक्वल टू आई डैश अपॉन a². तो a² से a² कट जाएगा, यानी हमारे पास आई डैश रिक्वायर्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 1/4 आई डी. ठीक है. Green light of wavelength 550 nanometer incident on diffraction grating produces diffraction pattern on a screen placed 3.5 meter from the diffraction grating. Okay. The third order maximum of the on the screen at a distance of 0.75 meter from the zeroth order central is produced. Okay. What is the distance between the two adjacent slits? दो adjacent slits के दरमियान का हमारे पास फासला क्या होगा? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान का फासला क्या होगा? सही है. सो इफ वी गॉट टू नो द थीटा वी कैन फाइंड आउट द आंसर. सही है, बिकॉज वी नो द थर्ड ऑर्डर. सही है. फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा. वी नो द वेवलेंथ. बस थीटा मिल जाएगा तो डी मिल जाएगा. अब थीटा कैसे निकालेंगे बेटा? ये थीटा है आपका. लकीली 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमें नहीं पता. जहाँ से एंगल बनता है वो बेस और तीसरा परपेंडिकुलर, तो 10 थीटा लगाते हैं. ट्वेल्व पॉइंट 09 ये एंगल आ रहा है हमारे पास. सही है. देन हम लगाएंगे यहाँ पे लैम बी इक्वल्स टू एन लैम्डा और साइन थीटा. एन 3 लैम्डा है हमारे पास 550 नैनोमीटर.
साइन थीटा से 12.09। मेरा आंसर आ रहा है 7.87 एक्सपोनेंट माइनस 6। यानी 7.9 हो जाएगा। ठीक है। We have MCQ number 30. Which charge can be carried by a charge carrier? Okay. कौन सा सर चार्ज हमारे पास यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। उसी के मल्टीपल हो सकते हैं। सही है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है ना। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे आंसर सी होगा, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है। सही है। तो एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास होता है 1.6 एक्स पे माइनस 19 कूलम। एंड चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री चार्ज जो है उसी के मल्टीपल्स को कैरी कर सकता है। सही है। एक मिनट, ये सर मल्टीप्लाई बाय 1.1 नहीं 4, हो सकता? मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। सर 1.1 नहीं हो सकता? 1.1 कैसे होगा? 1.6 तो हमारे सर पास सबसे लीस्ट पॉसिबल चार्ज है। सर लेकिन 1.1 बहुत करीब है ना उसके, मतलब 1.1 1.2 बेटा 1.3 करीब की बात नहीं हो 1.4। रही है यहाँ पे। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पता है लीस्ट पॉसिबल एलिमेंट्री चार्ज की। सही है। तो हम उसके उसके अंदर कोई भी चेंजेस डिस्कस नहीं कर सकते। डेटा शीट ने हमें गिवन दी हुई है वैल्यू, तो करीब करीब नहीं देखना है हमें, ये करेक्ट वैल्यूज होती है, ट्रू वैल्यूज। ओके सर। चलो। तो 10 MCQ रह गए हैं, उनको भी देखते हैं एंड विल कंप्लीट आवर tonight's पेपर। चलो। Resistors of resistance are connected across cell of EMF E and negligible internal resistance. Which single change to the circuit would lead to the largest increase in power dissipated of the resistor? अच्छा, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू IR प्लस IR, बट क्योंकि वो बोला है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा। सही है। सही है। और हमारे पास 3 सर्किट बनेगा ऑफ कोर्स। ये एक सिंगल कंपोनेंट है हमारे पास और सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। और 3 सर्किट में हर तरफ करंट तो सेम होता है। ठीक है। यानी हमारा ई आर पे डिपेंडेंट होगा, अगर आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। सही है। डबलिंग ठीक है। Which single change to the circuit would lead the largest increase in power dissipated by the resistor? Okay, एक काम करते हैं, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है। जब ई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और जब आर बढ़ेगा तो पावर डिसिपेशन बढ़ेगी। यानी ई बढ़ा तो आर बढ़ा, आर बढ़ा पावर डिसिपेशन बढ़ी। इसका मतलब इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ई के ऊपर पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो डिपेंडेंट है। आंसर इज ई। ठीक है। Sir, why can't it be B? डबलिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर को अगर हम डबल कर दें तो बेटा आर को अगर हम डबल करेंगे तो ईएमएफ के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ईएमएफ तो उतना ही है। सही है।
और आर को Okay, sir. डबल करने से करंट कम हो जाएगा। तो अफीफा देखें, आर आपने डबल किया है तो करंट हाफ हो गया, तो हाफ का स्क्वायर क्या होगा, क्वार्टर। तो पावर बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी स्क्वायर के फैक्टर से। सही है। Yes, sir. Electric cable is made up of one thick strand of copper wire that is surrounded by 8 thin strands of copper wire. All the 9 strands of wire are connected in parallel with each other. ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। The cross section of the cable is shown. Each thin strand of wire has cross section area A and length L. Thick strand of wire has cross section area 4A and length L. Cable R has total resistance. Cable has total resistance R. Which expression gives the resistivity of copper? कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो हमें कॉपर की रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो मुझे कॉपर की रेजिस्टिविटी चाहिए, एंड कॉपर की रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए ये सारी की सारी हमारे पास कॉपर की है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस आर है। सही है। एक काम करते हैं, पहले रेजिस्टिविटी की इक्वेशन बनाते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ थिक वायर क्या होगी, आर ए अपॉन एल। ठीक है, सॉरी, हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ सर यही रेजिस्टेंस ऑफ, फॉर्मूला है, एक मिनट, सॉरी क्या कह रहे हो बेटा। रेजिस्टिविटी का यही फॉर्मूला आ रहे ऊपर है। जी जी, रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर होगा रो एल ओवर ए। सही है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ थिन वायर क्या होगा बेटा, वो ऐसे ही रहेगा। एल हमारे पास थिन वायर का क्या है, अरे ऊपर के लिए थिक वायर का हमारे पास जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया 4 4 है, है। और लेंथ हमारे पास एल ही है। सही है। अच्छा, आप क्या बताए, सब पैरेलल में। तो बेटा अगर ये सब पैरेलल में है हमारे पास, तो सिनेरियो क्या हो जाएगा हमारे पास। वो ऐड हो जाएगी सर। हम्म, पहले तो एक काम करो, थिन वायर है ना, थिन वायर की टोटल रेजिस्टेंस निकालो। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जब एक जैसे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हों तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। सही है। तो 8 पैरेलल में है, तो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास थिन वायर की, और ये थिक वायर है। ठीक है। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया है, प्रोडक्ट ओवर सम। अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है। और जबकि हमें टोटल रेजिस्टेंस क्या बताई हुई है, आर बताई हुई है, ये रहा। तो क्या होगा देखते हैं बेटा, आर ऐसे ही रहा, रो 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 स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 × 8 32 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, रो एल ओवर ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/4 प्लस 1/8। बेटा 1/4 प्लस 1/8 आ रहा है 0.375।
सही है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, एक रो से एक रो कटा, एक एल से एक एल कटा, एक ए से एक ही कटा। सही है। बचा क्या हमारे पास, आर बराबर हो गया रो एल ओवर ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, क्यू और एट था ये। सर अच्छा इसको थिन सारे सीरीज में लगे हुए ना। नहीं, पैरेलल में है। बोला हुआ है पैरेलल में। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, आसान रहेगा, 3/8। तो यहाँ पे 32 लिखा हुआ था बेटा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 3/8 आ जाएगा। सही है। तो 8 डिवाइडेड बाय, बेटा 1/12 आ रहा है। तो एल ओवर ए, और ये 1/12 आ रहा है, उसने रेजिस्टिविटी मान ली है, तो जी रेजिस्टिविटी सर। क्या हो जाएगी बेटा, आर ए अपॉन एल, और इंटू वन 12। ओवर ट्वेल्व जो था वो इधर जाके 12 हो जाएगा। ठीक है। तो आई गेस दिस वाज, हाँ, डी आंसर है। सही है। तो ये लंबी वर्किंग थी इसकी पूरी, जो हमने की। Sir, I don't understand why we took 8 because it says all 9 are in parallel. फिर दोबारा बोले बेटा। Sir, I don't understand why we took 8 when it says all 9 strands of wire are connected in parallel. So why didn't we take 9? बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 आर थिन वायर्स। सही है। तो पहले मैंने इन 8 के 8 थिन वायर्स की रेजिस्टेंस निकाली। तो मैंने आपको तरीकेकार क्या बताया है, जब आपके पास एक जैसे रेजिस्टर्स होते हैं तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर देते हैं। सही है। तो रो एल ओवर ए को हमने 8 से डिवाइड करवा दिया, बाकी जो नाइन्थ है ना, वो बिगर वायर है, विच इज डिफरेंट। दैट इज वाई, अगर ये सेम होता तो मैं डिवाइड बाय 9 कर देता, तो आंसर आ जाता। Okay. ओके। कार हैज सेंसर फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी and temperature of its environment. The sensor makes LDR and thermistor. Car moves from warm and dark environment into cold and bright environment. Okay. बेटा वार्म से कोल्ड में आ रहा है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा वार्म से कोल्ड। और अगर डार्क से ब्राइट में आ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, थर्मिस्टर एलडीआर का। ठीक है। What are the changes for the resistance of LDR and thermistor? तो रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का बढ़ेगा। ठीक है। और हमारे पास एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 34, student assemble the circuit as shown, which row describe the state of the two lamps। बेटा देखो, इस वाले लैंप में तो हमारे पास करंट यू फ्लो हो जाएगा, तो लैंप 1 ऑन होगा। सही है। और इस वाले पार्ट में हमारे पास करंट यूं आके इस वाले डायोड से गुजर जाएगा, तो लैंप 2 भी ऑन होगा। ठीक है। इन दैट वे डी आंसर होगा हमारा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 Kirchhoff's law is a consequence of conservation of charge. दो फैक्टर। चलो, three identical cells each of EMF E and negligible internal resistance connected. The cells are connected to the three identical resistors, each of resistor R. What is the potential difference across one of the resistor? Sure. अच्छा बेटा अब ये देखो, look at these two. क्या होगा? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कैंसिल आउट आउट कर कर देंगे। देंगे। यस, यानी बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पास? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। सही है। सो द सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। सही है। तो अगर इसकी EMF E है तो यहाँ पे भी E/3 होगा, यहाँ पे भी E/3 होगा, यहाँ पे भी E/3 होगा, क्योंकि रेजिस्टर्स आइडेंटिकल है, तीनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द रेजिस्टर? इट्स B। E/3। ठीक है। चलो, in a potential divider circuit, पोटेंशियोमीटर सर्किट, रीडिंग ऑन द एमीटर इज 0। अभी एमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, यानी बैलेंस हुआ हुआ है। जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज यहाँ का है, जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज यहाँ का है। द LDR is then covered and ammeter gives non-zero reading। जब बेटा LDR को कवर कर दोगे तो LDR की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है। Which change would turn the ammeter reading to 0? ऐसा क्या करें कि एमीटर की रीडिंग वापस 0 पे आ जाए? तो बेटा जब यहाँ पे हमारे पास हमने इसको कवर कर दिया तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ी, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ा। ठीक है। अब इस वोल्टेज को हमें अगर नॉर्मलाइज करना है तो क्या करना होगा बेटा? नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास जो सिनेरियो होगा, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। अब जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज मुझे यहाँ का लाना होगा। सही है। तो इसके लिए मुझे बेसिकली इस स्लाइडर को यहाँ पे लेके सर जाना। लेकिन LDR ओमिक कंडक्टर थोड़ी है। तो मैंने बोला भी नहीं LDR ओमिक कंडक्टर है। सर मैंने लेकिन बोला है जब उसको आपने आपने ढक दिया, उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सर लेकिन आपने ये कहा ना कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, तो इस वजह से। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। ओमिक कंडक्टर तो बोलता है रेजिस्टेंस ही नहीं बदलेगा, और मैं तो इस फॉर्मूला से चल रहा हूँ। जब रेजिस्टेंस बढ़ा वोल्टेज बढ़ा। सही है। ओमिक कंडक्टर तो बोलता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ओके सर। नाउ विच चेंज वुड रिटर्न द एमीटर टू द सेंटर जीरो पोजीशन? अच्छा अब देखो मैं क्या बता रहा था, मुझे इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज और इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज बैलेंस करना है। अब जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका वोल्टेज बढ़ गया, यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है। इन ऑर्डर टू हैव लेस वोल्टेज तो मुझे इस स्लाइडर को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना होगा। इसका मतलब मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आई गेस 3 MCQs जो हैं वो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। और आइसोटोप बहुत आसान है। Isotopes are basically atoms of the same element having same proton number but different neutron or nucleon number.
C. Nuclei of different element, no. Same element with different number of neutrons. Same element but different number of proton. Okay. A neutron is fired at uranium. The uranium the neutron is absorbed by the nucleus, which splits to form barium and krypton. What are the number of free electrons emitted? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा. हमने बहुत डिटेल में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को पढ़ा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देता हूँ बेटा. ये देखिए, जब एक न्यूट्रॉन ने टकरा के 92-235 से मिलकर यूरेनियम का आइसोटोप बनाया 92-236, सही है. अब इसमें से बेरियम बना जो 56 141 है, क्रिप्टॉन बना 36 92. जरा इन दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा? 56 और 36 को 92. 92, चार्ज बैलेंस. ना 141 और 92 को ऐड करें, क्या ये आ रहा है? 233. 233. 233 आ रहा है. इसका मतलब चार्ज बैलेंस है, मास में 3 की कमी है. तो कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर हमारे पास चार्ज ना हो, मास हो? यस, न्यूट्रॉन. कितने मास की कमी है? 3. तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, सही है. Yes, sir. And the last one, pion. Meson has a charge of plus E, where E is the elementary charge. So it consists of an up quark and one other quark. So what could be the quark of pion? Okay, एक up quark है, तो up quark का charge होता है +2/3. सही है. दूसरा, हमारे पास एंटी क्वार्क होना चाहिए कोई, सही है. तो एंटी डाउन तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं एंटी डाउन के हिसाब से देख रहा हूँ, +2/3, और एंटी डाउन क्या होगा? 1/3. तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? Plus 2 1. + 1/3 E, यानी 3/3 E. ये प्लस ई बन रहा है, ठीक है. एंटी अब क्या होगा बेटा? एंटी अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास अब क्वार्क है, उसका चार्ज ये, एंटी अप ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. बाकी मीजॉन हमारे पास एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है, तो बॉटम और चार्म नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक क्वार्क आया हुआ है. तो ये आंसर. एंड दिस इज वेयर वी आर डन विद आवर पेपर. 1 hour 28 सर minutes में हमने 39 पूरा दोबारा पेपर समझा. सॉल्व किया है. जी सर 39 दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? बेटा 39 में हमने सिंपल जो उसने बोला है वो किया है. इक्वेशन बनाई, यूरेनियम को 92-235 पे स्ट्राइक करवाया, तो 0 + 92 बन गया 92, 1 + 235 बन गया 236. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. सर बस ये न्यूट्रॉन का आगे जो 3 आया ना, सिर्फ ये क्लियर नहीं है बस. भाईजान 141 92 बन रहा है 233. न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, एनर्जी सब कंजर्व होता है, सही है. तो हमने दिया था 236, मिल रहा है 233, यानी 3 की कमी है. चार्ज बैलेंस्ड है, मैथ बैलेंस नहीं है, तो चार्जलेस पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, ठीक है. और न्यूट्रॉन 1 मास नंबर कंट्रीब्यूट करता है. हमारे पास 3 मास नंबर की कमी है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, सही है. ओके सर. तो वी आर डन विद द होल मई जून ऑफ 2023. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आई शेयर द स्केड्यूल. हम लोग अक्टूबर नवंबर 2023 शुरू करेंगे, सही है. चलो, Yes, सर sir. आप सर P4 की रिकॉर्डिंग से A2 फिजिक्स की अपलोड नहीं हुई. हैं? सर वो P4 की रिकॉर्डिंग थी है वो कौन सी CIAT P4? वाले उसमें. सर A2 फिजिक्स सर. P4 की कौन सी रिकॉर्डिंग्स?
सर A2 फिजिक्स। अरे तो P4 कौन से चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स? P4 ईयरली। नहीं, ईयरली हम तो लोगों ने जो है क्या कहते हैं, हमने टॉपिकल बहुत सारे किए थे, तो हमारे पास ईयरली का टाइम नहीं था, तो ईयरली हमने सॉल्व नहीं किए थे। ओके सर। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।